आज हम भारत का जो मैप देखते हैं ना, जिसमें इतने सारे अलग अलग राज्य हैं, वो हमेशा से ऐसा था ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बना कैसे, कैसे खींची गई इन राज्यों की बाउंड्रीज। तो चलिए समझते हैं कि भारत का नक्शा कैसे बना। हम देखेंगे कि कैसे संविधान ने इसकी नींव रखी। फिर बात करेंगे भाषा को लेकर उठी एक बहुत बड़ी मांग की। और देखेंगे कि कैसे एक दुखद भूख हड़ताल ने सब कुछ बदल दिया। और अंत में जानेंगे कि कैसे इन सब घटनाओं ने मिलकर आज के भारत का नक्शा तैयार किया। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, नींव से। और ये समझने के लिए कि भारत की अंदरूनी सीमाओं को बदलने की पावर आखिर आती कहाँ से है, हमें चलना होगा सीधे देश की रूल बुक, यानी हमारे संविधान के पास। देखिए, संविधान का पहला ही आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब सुनने में ये लाइन बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन असल में ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि भारत एक है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है और इन राज्यों की सीमाओं को बदला जा सकता है। बस इसी एक लाइन ने भविष्य के हर बदलाव के लिए दरवाजे खोल। और हमारे संविधान बनाने वालों का विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सेंटर यानी कि पार्लियामेंट को ये पूरी ताकत दी गई कि वो राज्यों की बाउंड्रीज बदल सके, नए राज्य बना सके, अरे यहाँ तक कि उनके नाम भी बदल सके। और ये पावर दी गई थी देश की एकता और एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए। तो मतलब संविधान ने पार्लियामेंट को देश के नक्शे के साथ एक तरह से एक पजल की तरह खेलने की पावर दे दी। आप नए टुकड़े जोड़ सकते हैं, पुराने टुकड़ों का साइज बदल सकते हैं। और आज़ादी के फौरन बाद ही इस पावर का पहला बड़ा टेस्ट होने वाला था। तो 1947 में आज़ादी के बाद ये जो पावर थी ना, ये सिर्फ किताबों में नहीं रह गई। बहुत जल्द देश में एक ऐसी लहर उठी जिसने इस पावर को आजमाने पर मजबूर कर दिया। और ये लहर थी भाषा की। आज़ादी के बाद सोचिए, पूरे देश में एक नई आवाज़ उठने लगी थी। लोग कह रहे थे कि भाई, राज्यों का बंटवारा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी के लिए क्यों हो? बंटवारा होना चाहिए हमारी भाषा, हमारी संस्कृति के आधार पर। और यहीं से एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस पूरे आंदोलन की जो सबसे पहली और सबसे मजबूत चिंगारी भड़की, वो आई दक्षिण भारत के तेलुगु बोलने वाले इलाकों से। ये वो मांग थी जो आगे चलकर पूरे देश का भविष्य तय करने वाली थी। लेकिन ये मांग जितनी बढ़ रही थी, केंद्र सरकार उतना ही इसका विरोध कर रही थी। और इसी वजह से एक बहुत ही नाटकीय और दुखद टकराव की स्थिति बन गई। देखिए, सरकार ने 2 हाई लेवल कमेटियां बनाई, एसके धर कमीशन और जेवीपी कमेटी। और दोनों ने 1948 और 49 में एक ही बात कही कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। लेकिन सरकार के इस इनकार ने तो मानो आग में घी डाल दिया। आंदोलन शांत होने के बजाय और भी ज्यादा भड़क गया। और इसी विरोध के बीच एक गांधीवादी एक्टिविस्ट, जिनका नाम था पोट्टी श्रीमुलु, उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया। पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, दिन बीतते गए, पूरे 56 दिन। सोचिए, पूरे देश की नजरें उन पर थीं। लेकिन 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर के फैलते ही पूरे आंध्र रीजन में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। और अब सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनके बलिदान के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। और फिर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, तेलुगु बोलने वालों के लिए। और बस इस एक फैसले ने पूरे देश में ऐसी और मांगों के लिए एक तरह से फ्लडगेट्स खोल दिए। अब जब एक के बाद एक मांगे आने लगीं, तो उन सबको मैनेज करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बनाया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे फजल अली कमीशन भी कहते हैं। इनका काम था पूरे देश के नक्शे को फिर से बनाने की सिफारिश करना। और इसी कमीशन की सिफारिशों पर 1956 में पास हुआ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इस एक्ट ने भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया। रिजल्ट क्या था? 14 नए राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। और ये सिर्फ बाउंड्रीज बदलने की बात नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम का ओवरहॉल था। इस एक्ट ने अंग्रेजों के टाइम की वो पुरानी A, B, C, D
कैटेगरी वाली सिस्टम को भी खत्म कर दिया। पहले कुछ राज्य सीधे सेंटर के नीचे थे, कुछ रियासतें थीं, अब सब खत्म। सभी राज्यों को एक बराबर का दर्जा दिया गया। पर कहानी यहाँ 1956 में खत्म नहीं हुई। असल में भारत का नक्शा एक जीती जागती चीज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो लगातार बदलता रहा है। 1956 तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद भी नक्शा लगातार बदलता रहा। देखिए, 1960 में बम्बई से गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए। फिर 1963 में नागालैंड बना। 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। 1971 में हिमाचल को राज्य का दर्जा मिला और 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये लिस्ट चलती ही गई। और ये सिलसिला 21वीं सदी में भी नहीं रुका। साल 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। फिर 2014 में जिस आंध्र प्रदेश से ये कहानी शुरू हुई थी, उसी से तेलंगाना अलग हुआ। और अभी हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया और 2020 में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो संविधान की बस एक लाइन से शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है। भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीती जागती तस्वीर है जो लोगों की उम्मीदों और वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से बदलती रहती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या भारत का नक्शा अब जाकर पूरा हो गया है, या ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है?